नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 27 लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हिंदी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। ध्यान रखिएगा, आंक और काक और आम ये सभी तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द इसमें समाहित हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में देशज शब्द है, इनमें से कौन सा देशज शब्द है? दोस्तों आपको चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, टेंटुआ। ऑप्शन सी यहाँ पे देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सभी शब्द तद्भव दिए गए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सी है आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, खटाई जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो के लिए सार्थक शब्द होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संक्रामक रोग कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो एक शब्द बनेगा ऑप्शन सी यहाँ पे बनेगा जिज्ञासु। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिस वाक्य में क्रिया सकारात्मक रूप में प्रयुक्त हुई हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, वह पतंग उड़ा रहा है। इस वाक्य में क्रिया सकारात्मक रूप में प्रयोग की गई है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित हैं? आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूल और हंसी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किन संस्कृत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, चिर का चीर और वस्त्र दीर्घकाल। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, परिच्छद परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ भेद है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिच्छद मीन्स होता है आवरण और परिच्छेद का मतलब होता है अनुभाग। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, श्लाघनीय प्रशंसनीय। ऑप्शन डी यहाँ पे परस्पर विलोम शब्द नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विस्मयादिबोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ये प्रायः वाक्य के आरंभ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित हैं? आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सर्वथा, सर्वदा, सब तरह से, सदैव और हमेशा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, हम अपने आप को भूल गए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर बनेगा अपादान कारक का प्रयोग हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परसर्ग विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, राम के हित लक्ष्मण वन गए थे।
तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा, इनमें से कौन सा होगा? तो जिसका आचरण अच्छा हो उसे सदाचारी कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, इमली, चांदी और लौकी, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, नींबू, दही और केला, इनमें कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, आकाश। आकाश सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सत्य प्लस मार्ग बराबर सदमार्ग, ऑप्शन डी जो है गलत संधि शब्द दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा शीत प्लस ऋतु बराबर होता है शीतर्तु, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन सी, आप बीती। आप बीती में कर्मधारय समास नहीं है, बाकी सभी में कर्मधारय समास है। नीलगाय, देहलता और लघु कथा, इन सभी ऑप्शंस में कर्मधारय समास के उदाहरण हैं, जबकि ऑप्शन सी जो है कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विधि की यही आपको यहाँ पे फिल करना है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, विधि की यही इच्छा है, इच्छा आप यहाँ पे फिल होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अथॉरिटी शब्द का सुसंगत परिभाषित शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, लेखकी अधिकार, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लेखकी अधिकार। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस विकल्प में सुसंगत परिभाषित शब्द नहीं है, इसमें भी आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, ट्रांसपोर्ट, आयात निर्यात, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, किस वाक्य में भाववाचक संज्ञा नहीं है। किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है आपको बताना है, किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाती है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, घड़ों पानी पड़ना, बहुत वर्षा होना। क्वेश्चन नंबर 31 है, आग बबूला होना का भावार्थ है, इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्यंत क्रोध करना, अत्यंत क्रोध करना, आग बबूला होना। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है। तो यहाँ पे उपयुक्त भावार्थ क्या होगा इसका। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अधिकारी। अधिकारी में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का इनमें से कौन सा उदाहरण है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, शीतोष्ण। शीतोष्ण द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमल, अम्ब और आम्ब। क्वेश्चन नंबर 36, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, बीजोपन काल की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन रीतकाल का कवि नहीं है। तो रीतकाल का कवि नहीं है, रीतकाल का कवि है
निम्न में से कौन रेत काल का कवि है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वृंद। वृंद यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, रेत काल का कवि वृंद। क्वेश्चन नंबर 38 है, होरी किस उपन्यास का पात्र है। तो होरी किस उपन्यास का पात्र है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी गोदान। होरी गोदान उपन्यास का पात्र है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाए तब उसे क्या कहते हैं। तो उसे परिपत्र कहते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए पानी जो है स्त्रीलिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी अरहर। अरहर स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे निर्देश दिया गया है, अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 42 से 45 तक नीचे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे गद्यांश है, आप लोग पढ़ लीजिए। रूढ़ संज्ञा और कथा पूर्व विशेषण देकर घटना या संवाद को पहले से तय कर देने वाली कहानियों की ही पूरक वे तमाम रचनाएं कही जा सकती हैं जिन्हें कविता कहकर हिंदी पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाता है। हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली तथाकथित कविताएं पढ़कर बच्चे को दी गई पंक्तियों का लक्ष्यार्थ पहचानना और लिखना होता है। जिसे मैं लक्ष्यार्थ कह रहा हूँ वह प्रायः एक घिरते हुए प्रतीकार्थ जैसा दिखता आवश्यक है, पर इसे प्रतीकार्थ कहना ठीक नहीं होगा। प्रतीकों में आभा का गुण होता है, यानी जिस भाव या अनुभव की क्षणिक रचना वे मन में करते हैं उनके इर्द गिर्द एक आभा वृत्त की गुंजाइश रहती है। इस आभा वृत्त को हम ऐसा निर्जन क्षेत्र कह सकते हैं जिसमें हमारी कल्पना कविता की मदद से थोड़ी देर विचार लेती है और ऐसा कुछ देखने में समर्थ हो जाती है जो निर्दिष्ट नहीं था, कवि के द्वारा तो नहीं ही था, हमारे होशियार मन द्वारा भी नहीं। इसी निर्जन क्षेत्र के दरवाजे खोलने की क्षमता के कारण ही कविता की शिक्षा को भाषा शिक्षा की सामान्य सीमित परिधि के परे जाने वाली शिक्षा माना जा सकता है। कविता ही भाषा शिक्षण में यह मुक्तिदायी आयाम जोड़ सकती है, लेकिन यह संभावना तथाकथित कविताओं की मदद से नहीं खोली जा सकती जो हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में अनिवार्य रूप से शामिल रहती है। तो ये रहा गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, कविता की शिक्षा को भाषा शिक्षण की सामान्य परिधि की परे जाने वाली शिक्षा क्यों माना जाता है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बनेगा डी राइट आंसर है। सामान्य भाषा शिक्षण अनुमान कल्पना करने का अवसर नहीं देता, जबकि कविता में बिना किसी पूर्ण धारणा के कल्पना करने के पर्याय अवसर होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है, निर्जन क्षेत्र किस अर्थ की ओर संकेत करता है। तो निर्जन क्षेत्र आभा वृत्त, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, अनुच्छेद में पूरक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो पूरक शब्द कविता के लिए प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रतीकों में कौन सा गुण होता है दोस्तों। तो प्रतीकों में कौन सा गुण होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आभा का गुण होता है प्रतीकों में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मैंने आम खाया है, ऑप्शन डी आसन्न भूतकाल का है। क्वेश्चन नंबर 47, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो गौ का सामान्य बहुवचन यहाँ पे ऑप्शन डी गौवे बनेगा, गौवे, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी विव्रत स्वर, विव्रत स्वर नहीं आएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है का जो है का वर्ण अघोष यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए।
तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हिंदी के 50 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।